आज हम बात कर रहे हैं नीति और राजनीति की दुनिया की। यहाँ ना चीजें अक्सर सीधी नहीं होती हैं, विरोधाभास बहुत हैं। मतलब ऐसी स्थितियां जहां दो बिल्कुल उल्टी बातें एक साथ सच लगती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कभी कभी लगता है जीत गए पर असल में हारे हों, या हार कर भी जीत गए हों, या जैसे कोई प्रदर्शन हो रहा है तो वो विरोध है या हमला। हाँ, और ये भी कि कैसे दुश्मन अचानक दोस्त बन जाते हैं। नीतियां बनाना, ये पूरी प्रक्रिया ऐसी ही उलझनों से भरी है। और एक आम सोच है जिसे शायद हम रैशनैलिटी प्रोजेक्ट या तर्कसंगतता परियोजना कह सकते हैं। हाँ, कि भाई नीतियां एकदम लॉजिक से, विश्लेषण से, विज्ञान से बननी चाहिए। हाँ, कि राजनीति की जो ये सारी उठापटक है उससे एकदम दूर। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या राजनीति हटाकर आप शासन चला सकते हैं? यही बड़ा सवाल है। और ये चर्चा यही कहती है कि राजनीति सिर्फ झंझट नहीं है, वो समाज को चलाने के लिए जरूरी है। और ये उन तरीकों पर भी सवाल उठाती है जो खुद को बड़ा निष्पक्ष राजनीति से ऊपर मानते हैं। अच्छा, हाँ, और ये एक अहम बात कहती है कि समाज को सिर्फ लोगों का बाजार मतलब मार्केट समझने के बजाय एक समुदाय, एक पॉलिस की तरह देखना ज्यादा सही है, ज्यादा हकीकत के करीब है। तो ये दो मॉडल हो गए, मार्केट और पॉलिस। जी, मार्केट वाला तो व्यक्ति पर फोकस करता है, उसके अपने फायदे पर, है ना? है ना? हाँ बिल्कुल, जहाँ लोग अपने अपने फायदे के लिए चीजें लेते देते हैं, एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। लेकिन पुलिस मॉडल की शुरुआत ही समुदाय से होती है। समुदाय से। हाँ, यहाँ सबकी मिलीजुली इच्छा क्या है, कौन इस समुदाय का हिस्सा है और कौन नहीं, हमारी एक साझा पहचान, ये बातें ज्यादा मायने रखती हैं। तो मतलब पॉलिस में सिर्फ अपना फायदा देखना ही वो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ परोपकार मतलब दूसरों की भलाई की सोच, वो भी एक मजबूत प्रेरणा है। लोग दूसरों के लिए भी काम करते हैं। एक सार्वजनिक हित, सबके भले की सोच होती है। हालांकि उस पर बहस हो सकती है कि वो भला है क्या असल में। हाँ बेशक, बहस हमेशा रहती है, पर यहाँ सहयोग भी उतना ही जरूरी है जितना मुकाबला। वफादारी, लॉयल्टी, वो रिश्तों को जोड़े रखती है। और सूचना भी, वो सीधी नहीं होती, उसकी व्याख्या होती है, उसे स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया जाता है। ये दिलचस्प है। अच्छा, अब अगले पॉइंट पर आते हैं, समानता या न्याय, जिसे एक्विटी कहते हैं। मान लीजिए एक चॉकलेट केक है, सबको बराबर बांटना है। सुनने में तो बहुत आसान लगता है। हाँ, सुनने में आसान है, पर बराबर का मतलब क्या है? क्या सबको एकदम बराबर साइज का टुकड़ा मिले, या जिसने ज्यादा मेहनत की, मतलब मेरिट के आधार पर, या शायद पद के हिसाब से, रैंक? हाँ, या रैंक के अनुसार। या फिर ये भी हो सकता है कि जिन ग्रुप्स को पहले कम मिला, वंचित रहें, उन्हें अब पहले मुआवजा मिले, ग्रुप बेस्ड। अच्छा, तो बराबर का मतलब भी अलग अलग हो सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस पर फोकस कर रहे हैं, किसे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, या किस तरीके से, मतलब प्रोसेस क्या है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि बहुत ज्यादा असमानता जो है वो समाज को नुकसान पहुंचाती है। कैसे? विश्वास कम होता है, झगड़े, यहाँ तक कि हिंसा बढ़ सकती है। और ये हमारे लोकतंत्र के आदर्शों को भी कमजोर करती है, जहां माना जाता है कि हर आवाज का वजन बराबर होना चाहिए। सही बात है। और जब बांटने की बात होती है तो फिर ये सवाल भी आता है कि सबसे कुशल मतलब एफिशिएंट तरीका कौन सा है, कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पाना। ये भी बड़ा लुभावना विचार है। हाँ, बहुत आकर्षक लगता है एफिशिएंसी का विचार, पर यहाँ भी पेच है। जैसे एक लाइब्रेरी का उदाहरण लें। ठीक है। अब लाइब्रेरी की एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा किताबें रखना या लोगों को कंप्यूटर देना? इससे फायदा किससे हो रहा है, नुकसान किससे, और लागत क्या है? क्या स्टाफ की तनख्वाह लागत है, या वो समुदाय में वापस जा रही आय है? बाजार वाले सिद्धांत तो कहते हैं कि खुला बाजार सबसे कुशल होता है, क्योंकि वो मर्जी के लेन देन पर आधारित होता है। हाँ, वो यही कहते हैं। लेकिन ये कई मान्यताओं पर टिका है, जैसे कि लोग हमेशा एकदम तर्क संगत होते हैं, उन्हें सारी जानकारी होती है और लेन देन पूरी तरह अपनी मर्जी से करते हैं, जो कि पुलिस में हमेशा सच नहीं होता। बिल्कुल। पुलिस वाले माहौल में ये मान्यताएं अक्सर खरी नहीं उतरती। बाहरी असर मतलब एक्सटर्नैलिटीज वो आम है, और बाजार खुद से वो चीजें नहीं बना सकता जो समाज के लिए जरूरी हैं, जैसे आपसी भरोसा या समुदाय का एहसास। ठीक है। अगला विचार है कल्याण या वेलफेयर का। इसका मतलब अक्सर लोगों की जरूरतें पूरी करना समझा जाता है, पर ये जरूरतें हैं क्या? क्या सिर्फ जिंदा रहने के लिए जो न्यूनतम खाना चाहिए वो? नहीं, ये उससे कई ज्यादा जटिल है। देखिए, खाना सिर्फ पोषण नहीं है, वो संस्कृति का, पहचान का प्रतीक भी है ना? हाँ। जरूरतें सिर्फ आज की नहीं होती, भविष्य की सुरक्षा, सिक्योरिटी, वो भी एक जरूरत है।
चीज की क्वालिटी भी उतनी ही जरूरी है जितनी उसकी मात्रा। और हमारी संबंधपरक जरूरतें भी होती हैं, जैसे किसी की देखभाल करना या कोई हमारी देखभाल करे। और ज़रूरतें शायद इस पर भी निर्भर करती हैं कि दूसरों के पास क्या है। हम तुलना करते हैं। हाँ बिल्कुल, जरूरतें सापेक्ष होती हैं, रिलेटिव होती हैं। हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। और यहीं एक तर्क आता है नैतिक जोखिम या मॉरल हैजार्ड का। कि अगर लोगों को मदद मिलेगी तो वो लापरवाह हो जाएंगे। हाँ, कि अगर मदद का भरोसा हो तो वो कम मेहनत करेंगे या लापरवाह हो जाएंगे। लेकिन सच कहूं तो अनुभवजन्य साक्ष्य, मतलब जो आंकड़े हैं, वो अक्सर इस बात को गलत साबित करते हैं। असल में सुरक्षा और कल्याण समुदायों को मजबूत कर सकते हैं। और फिर आती है स्वतंत्रता, लिबर्टी, एक और महान आदर्श। लेकिन इसके मतलब पर भी मतभेद हैं। क्या झंडा जलाना स्वतंत्रता है? हाँ, ये एक क्लासिक सवाल है। जॉन स्टुअर्ट मिल का एक मशहूर सिद्धांत है कि किसी की आज़ादी में दखल तभी देना चाहिए जब उससे दूसरों को नुकसान रुक रहा हो। पर ये नुकसान क्या है? हाँ, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। क्या वो सिर्फ शारीरिक चोट है, या आर्थिक नुकसान, या मानसिक पीड़ा, या नैतिक नुकसान? यह साफ करना बहुत मुश्किल है। और स्वतंत्रता के भी शायद अलग-अलग रूप हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, मोटे तौर पर दो। नकारात्मक स्वतंत्रता यानी बाहरी रुकावटों से आज़ादी, कोई आपको रोक ना रहा हो। और सकारात्मक स्वतंत्रता यानी अपने लक्ष्य पाने की क्षमता, जिसके लिए अक्सर आपको संसाधन चाहिए होते हैं, पैसा, अवसर वगैरह। और भी विरोधाभास हैं इसमें। बहुत है। जैसे क्या समुदाय के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हमारी आज़ादी को सीमित करती हैं? क्या लोगों को उनकी भलाई के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिसे पैटर्नलिज्म कहते हैं? बोलने की आज़ादी कहाँ खत्म होती है? और खासकर आजकल बहुसांस्कृतिक समाजों में समूह के अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, इनमें संतुलन कैसे बने? और आखिर में बात करते हैं सुरक्षा की, सिक्योरिटी की। ये सिर्फ आतंकवाद या जंग की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आर्थिक सुरक्षा भी है, खाने की सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा है, हमारी अपनी निजी सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, बहुत कुछ है। असल में असुरक्षा का मतलब शायद चिंता है, भविष्य के खतरों या जरूरतों को लेकर एक अनिश्चितता। तो कुल मिलाकर नीति और राजनीति की ये दुनिया विरोधाभासों से, अलग-अलग व्याख्याओं से और लगातार चलती बहसों से भरी पड़ी है। समानता, दक्षता, कल्याण, स्वतंत्रता, सुरक्षा, ये सब जरूरी लक्ष्य हैं। पर इनका मतलब हमेशा साफ नहीं होता और सब उस पर सहमत हों, ऐसा भी नहीं होता। और इन अवधारणाओं को समझना जरूरी है, क्योंकि यही तय करती हैं कि हम एक समाज के तौर पर कैसे रहते हैं और अपनी साझी समस्याओं को कैसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो नीति निर्माण है, ये जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। हमारे पास जो दस्तावेज है वो दिखाते हैं कि इसमें कई परतें हैं और विरोधाभास भी। चलिए शुरुआत करते हैं सुरक्षा से। ये शब्द सुनने में तो बहुत सरल लगता है, पर इसका मतलब क्या है? सिर्फ ये कि कुछ बुरा न हो, या कुछ और भी? हाँ, ये सवाल दिलचस्प है। देखिए, असुरक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुछ बुरा हो गया। डर भी है, उसके होने का डर। जैसे वो कहावत है ना, दूसरे जूते के गिरने का इंतजार। आप लगातार एक अनजाने खतरे के साए में जी रहे होते हैं। हाँ, और इसका ठीक उल्टा हुआ सुरक्षा, मतलब पूरी तरह से चिंता मुक्त महसूस करना। याद है नॉर्मन रॉकवेल की वो पेंटिंग फ्रीडम फ्रॉम फियर, जिसमें माँ बाप अपने सोते हुए बच्चों को देख रहे हैं, एकदम शांत माहौल। वो एक तरह का मनोवैज्ञानिक आदर्श है ना, मन की शांति। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन सुरक्षा का एक राजनीतिक पहलू की है। जैसे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा था कि अच्छी नीतियां सुरक्षा लाती हैं। ऐसी नीतियां जो देशों को इतना निहत्था कर दें कि वो हमला ही ना कर सकें। ये हुआ, मतलब नेताओं के जरिए सुरक्षा लाना। और फिर एक तीसरा नजरिया भी जो आजकल काफी चलता है, वैज्ञानिक नजरिया, जिसे जोखिम विश्लेषण या रिस्क एनालिसिस कहते हैं। इसमें गणित का इस्तेमाल होता है। थोड़ा समझाएंगे? हाँ। इसमें क्या करते हैं कि किसी बुरी घटना की संभावना, मतलब प्रोबेबिलिटी, को उसके परिणामों की गंभीरता यानी सिवियरिटी से गुणा किया जाता है। मान लीजिए, मिसाल के तौर पर किसी केमिकल हमले की 0.001% संभावना है और उससे मान लीजिए 1 लाख मौतें हो सकती हैं। अच्छा। तो अपेक्षित मौतें हुई 100, मतलब 0.0001 गुणा 1 लाख। और अगर जैसे किसी लैब दुर्घटना से 1000 मौतें होने की 10% संभावना हो, तब भी अपेक्षित मौतें 100 ही हुई,
0.10 गुणा 1000। गणित के हिसाब से तो दोनों बराबर खतरनाक हुए। गणित तो यही कहता है। हाँ। लेकिन यहीं पर इस विश्लेषण की सीमा आ जाती है। ये नंबर हमारी कल्पना, हमारे डर को, खासकर बड़ी तबाही के खौफ को पूरी तरह से नहीं पकड़ पाते। कोई विशेषज्ञ भले कहे कि HIV का 1% खतरा और जुकाम का 1% खतरा एक बराबर है, पर आम इंसान के लिए ये बिल्कुल अलग एहसास है। सुरक्षा सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये एक एहसास भी है। और यही पहला विरोधाभास दिखता है, तर्क और भावना के बीच का। ये बात तो सोचने वाली है, बिल्कुल। अच्छा, अब अगर प्रतीकों की बात करें, सिंबल्स की, तो राजनीति में इनका क्या रोल है? प्रतीक तो जैसे आपने कहा कुछ भी हो सकता है, मूर्ति, व्यक्ति, शब्द, कोई घटना, कुछ भी। बिल्कुल। और राजनीति में प्रतीकों का इस्तेमाल मुद्दे गढ़ने और लोगों को क्या कहते हैं अपने पक्ष में लाने के लिए खूब होता है। ये प्रतीक असल में कहानियां सुनाते हैं। कहानियां? किस तरह की? कई तरह की। कुछ कहानियां बदलाव की होती हैं, जैसे सब कुछ बिगड़ रहा है, ये हुई पतन की कहानी। या हम अच्छा कर रहे थे पर हमें रोका जा रहा है, ये हुई बाधित प्रगति। या फिर हम बुरे दौर से निकलकर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उत्थान की कहानी। अच्छा, और कुछ कहानियां ताकत के बारे में भी होती होंगी, जैसे कौन नियंत्रण में है, कौन लाचार है, या फिर शायद किसी साजिश की कहानी। हाँ बिल्कुल, या फिर पीड़ित को ही दोषी ठहराने वाली कहानी। और इन कहानियों को कहने के लिए खास तरीके इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक है सिनेक्डोच, जब एक छोटी सी घटना या कोई एक उदाहरण पूरे मुद्दे का प्रतीक बन जाता है। अच्छा, जैसे? मान लीजिए कोई एक डरावनी वारदात हुई और उसे पूरे समाज की समस्या की तरह पेश किया जाने लगा। वो एक घटना पूरे मुद्दे का चेहरा बन गई। और रूपक यानी मेटाफर का भी इस्तेमाल होता है ना, जब किसी चीज की तुलना दूसरी से की जाती है, जैसे किसी समस्या को बीमारी कहना। सही कहा, एकदम सही। और जब आप किसी चीज को बीमारी कहते हैं तो उसका इलाज करने का समाधान अपने आप सामने आ जाता है ना? या किसी मुद्दे के खिलाफ युद्ध छेड़ना, ये रूपक तय करते हैं कि हम समस्या को कैसे देखें और उसका क्या हल निकालें। लेकिन प्रतीकों की एक और खास बात है, उनकी अस्पष्टता, एम्बिग्युइटी जिसे कहते हैं। मतलब एक ही प्रतीक के कई मतलब हो सकते हैं। ये तो फिर भ्रम पैदा करेगा। हाँ, कर सकता है। और यही अस्पष्टता राजनीति में बहुत काम आती है। ये अलग अलग सोच वाले लोगों को एक मुद्दे पर साथ लाने में मदद करती है, क्योंकि हर कोई उस प्रतीक का अपने हिसाब से मतलब निकाल सकता है। ये समझौते का रास्ता खोलती है एक तरह से। अच्छा, हाँ, ये तो जरूरी है राजनीति में। तो जैसे प्रतीक वास्तविकता को गढ़ते हैं, वैसे ही संख्याएं, नंबर्स, भी राजनीति का एक अहम जरिया है। आपने कहा कि गिनती करना भी राजनीति है। ये कैसे? देखिए, क्योंकि गिनती करने से पहले आपको तय करना पड़ता है कि किसे गिना जाए और किसे नहीं। ये वर्गीकरण का काम है, क्लासिफिकेशन। जब आप बेरोजगारों को गिनते हैं तो आप तय कर रहे हैं कि बेरोजगार कौन है ना? तो संख्याएं दावा करती हैं कि कुछ चीजें एक जैसी हैं जिन्हें गिना जा रहा है, और कुछ अलग हैं जिन्हें नहीं गिना जा रहा। और जब हम किसी चीज को लगातार मापते हैं तो वो एक मानक बन जाता है, एक बेंचमार्क। जैसे बेरोजगारी दर, शायद एक स्तर को हम सामान्य मान लेते हैं, नया नॉर्मल जिसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मापने से उस मुद्दे पर ध्यान तो जाता है, लेकिन हाँ, एक स्तर स्वीकार्य भी बन सकता है। और संख्याएं, ये दोधारी तलवार भी हो सकती हैं। कभी ज्यादा होना अच्छा होता है, कभी बुरा। जैसे? मान लीजिए आपने बहुत बचत की, ये अच्छी बात है। पर अगर सरकार को लगे कि अरे लोगों के पास तो बहुत पैसा है, तो शायद वो किसी योजना का बजट कम कर दे, है ना? हाँ, ये बात तो है। यानी संख्याओं के पीछे भी कहानियां छिपी होती हैं। हाँ बिल्कुल। संख्याएं विशेषज्ञता का आभास देती हैं। वो बताती हैं कि समस्या कितनी बड़ी है, लोगों को एक समुदाय की तरह महसूस कराती हैं और समझौते कराने में भी मदद करती हैं। लेकिन एक और बात है, प्रतिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। वो क्या है? जब लोगों को पता चलता है कि उन्हें मापा जा रहा है, तो वे अपना व्यवहार बदल सकते हैं। जैसे अगर स्कूल की रैंकिंग टेस्ट स्कोर पर हो, तो स्कूल शायद सिर्फ टेस्ट की तैयारी कराने लगे। और हाँ, आंकड़ों का हेरफेर, मैनिपुलेशन, वो तो होता ही है। रणनीतिक रूप से चुनना कि कौन से नंबर दिखाने हैं, कैसे दिखाने हैं। अच्छा, अब कारणों पर आते हैं, कॉजेज। किसी समस्या का कारण ढूंढना क्यों जरूरी है? मतलब जाहिर है जरूरी है, पर राजनीति में इसका क्या महत्व है? बहुत ज्यादा, क्योंकि कारण समझने से ही हम समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि जिम्मेदारी किसकी है।
इसे समझने के कुछ फ्रेमवर्क हैं, कुछ तरीके। पहला, आकस्मिक कारण, एक्सीडेंटल, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़, भूकंप। इसमें किसी का इरादा या नियंत्रण नहीं होता। ठीक है। दूसरा, यांत्रिक कारण, मैकेनिकल, जैसे कोई मशीन खराब हो गई या किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से, जैसे डॉक्टर या पायलट से, अनजाने में गलती हो गई। यहां इरादा नहीं होता, पर प्रक्रिया में कहीं चूक होती है। तीसरा, अनजाने कारण, इनएडवर्टेंट, जहां किसी काम के अनपेक्षित बुरे नतीजे निकल आते हैं, शायद अज्ञानता की वजह से या लापरवाही से। इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं था, पर हो गया। और चौथा, जानबूझकर, इंटेंशनल, जहां साफ तौर पर नुकसान पहुंचाने का इरादा होता है, जैसे कोई साजिश, कोई जानबूझकर की गई गलती, बुरे लोग। यहां सीधा इरादा और जिम्मेदारी दिखती है। लेकिन कई बार कारण इतने सीधे नहीं होते। जैसे कोई संस्थागत समस्या हो या ऐतिहासिक कारण हो, तब जिम्मेदारी किसकी? सही कहा, बिल्कुल। जटिल प्रणालियों में, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में, या जब कई संस्थागत और ऐतिहासिक कारण मिले हों, तो जिम्मेदारी तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और राजनीति में अक्सर यही कोशिश होती है कि किसी घटना को एक श्रेणी से दूसरी में धकेला जाए। मतलब जैसे किसी अनजाने में हुई घटना को जानबूझकर की गई साजिश बताना, ताकि जिम्मेदारी किसी पर डाली जा सके, सुधार का बोझ किसी पर डाला जा सके, और जो लोग समस्या ठीक करने का दावा कर रहे हैं उन्हें ताकत मिले। इसी से जुड़ा मुद्दा है हितों का, इंटरेस्ट्स। हित यानी वो लोग या समूह जिन पर किसी नीति का असर पड़ता है। ये हित बनते कैसे हैं? क्या ये पहले से तय होते हैं? या दो मॉडल हैं सोचने के। एक है बाजार मॉडल। वो मानता है कि हित व्यक्तिगत होते हैं और पहले से तय होते हैं, लोग जानते हैं उन्हें क्या चाहिए। लेकिन दूसरा है पोलिस मॉडल, जो राजनीति का मॉडल है। वो कहता है कि हित राजनीति में गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं। कैसे? समूह की पहचान, नेताओं का प्रतिनिधित्व, मीडिया, ये सब मिलकर तय करते हैं कि किसी का हित क्या है और उसे कैसे व्यक्त किया जाएगा। हित स्थिर नहीं होते, वे बनते बिगड़ते रहते हैं। और इन हितों को संगठित करना, मोबिलाइज करना, ये भी तो एक चुनौती है। सब लोग अपने आप क्यों नहीं संगठित हो जाते अपने हितों के लिए? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। एक सिद्धांत था बहुलवाद, प्लूरलिज्म, जो कहता था कि समूह अपने आप बन जाते हैं, पर इसकी काफी आलोचना हुई। फिर आया तर्कसंगत विकल्प, रैशनल चॉइस सिद्धांत। वो कहता है कि लोग स्वार्थी होते हैं और फ्री राइडर बनना चाहते हैं। फ्री राइडर मतलब बिना कुछ किए लाभ लेना। अगर सबको फायदा मिलेगा तो कोई क्यों मेहनत करे। इसलिए सामूहिक कार्रवाई मुश्किल होती है। लेकिन पॉलिस मॉडल में सामाजिक जुड़ाव, बातचीत, जुनून और अब इंटरनेट जैसी चीजें, ये सब लोगों को साथ लाने में मदद करती हैं। सिर्फ स्वार्थ ही नहीं होता। और मुद्दे और हित एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका कोई पैटर्न है? हाँ, जेम्स विल्सन की एक योजना है, एक फ्रेमवर्क है। वो बताती है कि किसी नीति के प्रभाव, मतलब लागत और लाभ, कैसे फैले हुए हैं। क्या वो कुछ लोगों पर केंद्रित हैं या बहुत से भागों में बटे हुए हैं। अच्छा। और ये चीज तय करती है कि राजनीतिक संघर्ष कैसा होगा। क्या एक छोटा समूह बड़े फायदे के लिए लड़ेगा, या बहुत से लोग छोटे छोटे नुकसान के खिलाफ एकजुट होंगे। और नेता अक्सर यही कोशिश करते हैं कि लोग लागत और लाभ को अलग तरह से देखें, उनकी धारणा बदलें। राजनीति में अक्सर कमजोर लेकिन अच्छे हितों, जैसे आम जनता का हित, पब्लिक इंटरेस्ट, और मजबूत लेकिन बुरे हितों, जैसे किसी खास समूह का हित, स्पेशल इंटरेस्ट, की लड़ाई दिखाई जाती है। अच्छा, आखिर में आते हैं निर्णयों पर, डिसीजंस। एक तो वो तरीका है जो हम स्कूलों में सीखते हैं, तर्कसंगत मॉडल, रैशनल मॉडल। लक्ष्य तय करो, सारे विकल्प देखो, सबके परिणाम सोचो और फिर सबसे अच्छा विकल्प चुन लो। हाँ, जैसे लागत लाभ विश्लेषण, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन असल राजनीति यानी पॉलिस में निर्णय ऐसे नहीं होते। क्यों? क्या दिक्कत है? पहली बात, लक्ष्य अक्सर जानबूझकर अस्पष्ट रखे जाते हैं, एम्बिगुअस, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग साथ आ सकें। अगर लक्ष्य एकदम साफ होगा तो शायद कुछ लोग विरोध करने लगे। और विकल्प भी घड़े जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे विकल्प सामने रखे हों। कई बार हॉब्सन की पसंद जैसी स्थिति बनाई जाती है। मतलब एक विकल्प को इतना बुरा दिखाया जाता है कि दूसरा अपने आप अच्छा लगने लगे, चाहे वो भी बहुत अच्छा ना हो। यानी शब्दों का खेल, भाषा, लेबलिंग, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। किस चीज को क्या नाम दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसे फ्रेमिंग प्रभाव कहते हैं। आप किसी चीज को कैसे प्रस्तुत करते हैं, इससे लोगों का नजरिया बदल जाता है। और निर्णय हमेशा साफ हाँ या ना में नहीं होते। अक्सर अस्पष्टता बनी रहती है।
कई बार विरोधाभासी नीतियां एक साथ चलती रहती हैं। ये सब दिखाता है कि नीति बनाना कोई सीधी रेखा में चलने वाला तर्कसंगत काम नहीं है। ये इन सभी तत्वों, सुरक्षा की बदलती परिभाषा, प्रतीकों की ताकत, संख्याओं का राजनीतिक इस्तेमाल, कारणों की जटिल व्याख्या, हितों का टकराव और निर्णयों की रणनीतिक प्रकृति का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। तो नीतियां या पॉलिसीज बनती कैसे हैं? अक्सर हम सोचते हैं ये एक सीधी सादी प्रक्रिया होगी। समस्या समझो, लक्ष्य तय करो, विकल्प देखो और सबसे अच्छा चुन लो। हाँ, बिल्कुल। पर असल दुनिया, जिसे हम पॉलिस कह सकते हैं, वो कहीं ज्यादा उलझी हुई है। क्यों ऐसा होता है कि अच्छे इरादों से बने प्लान्स भी गड़बड़ा जाते हैं? आज इसी की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। देखिए, एक सोच है जिसे तर्कसंगत मॉडल कहते हैं। सब कुछ साफ, नपातुला, जानकारी पूरी। हाँ, एकदम आइडियल सिचुएशन जैसी। लेकिन पॉलिस मॉडल कहता है कि असलियत में लक्ष्य धुंधले होते हैं, कभी कभी तो बनते बनते बदलते हैं, और सब कुछ राजनीति, धारणाओं और शक्ति के खेल से तय होता है। अच्छा। यहाँ प्रतीकवाद, यानी चीजें दिखती कैसी हैं, वो उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि उनका असल नतीजा। हाँ, जैसे कि लागत लाभ विश्लेषण या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो तो बहुत तर्कसंगत लगता है। देखो कितना खर्च होगा, कितना फायदा मिलेगा। इसमें क्या पेच है? पैच ये है, मतलब ये विश्लेषण उन चीजों का मोल कैसे लगाएगा जिनका कोई बाजार भाव नहीं। जैसे साफ हवा या समुदाय में सुरक्षा का एहसास। अक्सर ये चीजें हिसाब से बाहर रह जाती हैं। ये बात तो है। और ये तरीका मौजूदा व्यवस्था को ही एक तरह से मजबूत करता है, बड़े बदलाव लाना मुश्किल हो जाता है। और कभी-कभी नैतिकता। हाँ, बिल्कुल। कभी कभी तो नैतिक सवाल ज्यादा बड़े हो जाते हैं। क्या ये करना सही है, भले ही आंकड़े कुछ भी कहें? सोचिए, हिरोशिमा पर बम गिराने का फैसला या किसी संदिग्ध से जानकारी उगलवाने के तरीकों पर बहस। ये सिर्फ गणित नहीं है। सही कहा। और हाँ, लोकतंत्र में फैसला कोई एक नहीं लेता, शक्ति बटी हुई है, जिससे चीजें और जटिल हो जाती हैं। तो अगर सीधे फैसले मुश्किल हैं, तो सरकारें लोगों को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रोत्साहन, यानी इनाम और सजा का इस्तेमाल करती हैं, वो गाजर और छड़ी वाला तरीका। ये कितना कारगर है? कहने को आसान है, पर पुलिस में ये भी सीधा नहीं चलता। पहली बात, इनाम या सजा अक्सर व्यक्ति को नहीं, पूरे समूह को मिलती है, तो असर का अंदाजा लगाना मुश्किल। हाँ, ग्रुप का रिएक्शन अलग हो सकता है। बिल्कुल। फिर समय का फेर, अगर इनाम या सजा बहुत देर से मिले तो उसका असर कम हो जाता है। जैसे डॉक्टरों को गांव में सेवा करने के लिए सालों बाद मिलने वाला फायदा शायद उतना आकर्षक ना लगे। और शायद छोटे इनाम बड़ी समस्याओं के लिए काफी ना हो। बिल्कुल। क्या कुछ 100 रुपए का इनाम बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोक सकता है, जहां समस्या गरीबी या सामाजिक दबाव की हो? शायद नहीं। कभी कभी प्रोत्साहन उल्टा पड़ जाता है। हाँ। मान लीजिए सुरक्षा नियमों का पालन करने पर बोनस मिले, तो कर्मचारी छोटी मोटी चोटें छुपाने लग सकते हैं। अच्छा, ये तो गड़बड़ है। और हाँ, कभी ये अपमानजनक भी लग सकता है, जैसे आप किसी की देशभक्ति या नागरिक कर्तव्य को खरीद रहे हो। तो ये समझना जरूरी है कि प्रोत्साहन सिर्फ एक स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ कर दिया। प्रोत्साहन के अलावा नियम भी तो हैं, कानून, नियम, कायदे, ये तो समाज को चलाते हैं। हाँ, नियम जरूरी हैं। ये एक तरह के अप्रत्यक्ष आदेश हैं जो बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं। ज्यादातर लोग नियमों को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जायज है, वैध है। लेकिन नियमों में भी तो शायद कुछ दिक्कतें होती होंगी। हाँ, एक कश्मकश होती है। कितनी सख्ती और कितना लचीलापन, मतलब प्रिसिजन बनाम वेगनेस। मतलब अगर नियम बहुत सख्त और साफ हों तो सबके लिए बराबर होंगे, पर खास स्थितियों में दिक्कत दे सकते हैं। बिल्कुल। और अगर लचीले हों तो भेदभाव या पक्षपात की गुंजाइश बन जाती है। एकदम सही। सटीक नियम निष्पक्ष लगते हैं, पर बदलाव या अपवाद की गुंजाइश नहीं छोड़ते। लचीले नियम जरूरी ढील देते हैं, पर ताकतवर उनका फायदा उठा सकते हैं। और नियम हमेशा बांटते भी हैं। हाँ, नियम हमेशा लोगों या चीजों को बांटते हैं, कौन दायरे में है, कौन बाहर। फिर इनका लागू होना भी एक चुनौती है। क्या हर उल्लंघन पकड़ा जाता है? क्या हमेशा सजा मिलती है? शायद नहीं। अक्सर लागू करने वाले अधिकारी भी अपनी समझ या अंगूठे के नियम, मतलब रूल्स ऑफ थंब, इस्तेमाल करते हैं। इससे कभी-कभी परवर्स इंसेंटिव्स पैदा होते हैं। मतलब नियम अनजाने में वो समस्याएं खड़ी कर देते हैं जिन्हें वो हल करने चले थे। जैसे वो सोवियत कपड़ा फैक्ट्री वाला किस्सा। हाँ, या मेडिकेयर भुगतान के उदाहरण भी है। और कभी-कभी नियमों का पालन करना ही नैतिक रूप से गलत हो सकता है,
जैसे न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स ने सिखाया। तो नियम भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं। फिर तथ्यों का क्या? क्या नीतियां सिर्फ निष्पक्ष तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित नहीं हो सकती? पॉलिसी में तथ्य भी निष्पक्ष नहीं रह पाते। उन्हें कैसे पेश किया जाता है, कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आप जुआ कहेंगे या गेमिंग, यातना या बढ़ी हुई पूछताछ तकनीक, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये राजनीति है। हाँ, तथ्य कहीं आसमान से नहीं टपकते, उन्हें इकट्ठा किया जाता है, चुना जाता है वैज्ञानिक रिसर्च से, अदालतों से, मीडिया से। हर कदम पर चुनाव शामिल है। अच्छा। कभी कभी विज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ अपने पक्ष को सही ठहराने या दूसरों पर संदेह पैदा करने के लिए होता है, जिसे डाउट स्ट्रैटेजी कहते हैं। और हम लोग भी तो हमेशा लॉजिकली नहीं सोचते। बिल्कुल नहीं। हम इंसान जानकारी को हमेशा ठंडे दिमाग से नहीं देखते। भावनाएं, पहले से बनी धारणाएं, सामाजिक दबाव सब असर डालते हैं। सूचना देने की नीतियां, जैसे खाने पर कैलोरी लेबल, हमेशा व्यवहार नहीं बदलती। अधिकारों की भी बहुत बात होती है, राइट्स? क्या लोगों को कानूनी अधिकार दे देने से समस्या हल हो जाती है? अधिकार महत्वपूर्ण है, पर यह भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। एक तो होते हैं कानूनी अधिकार, जिन्हें राज्य लागू करवाता है, और दूसरे होते हैं नैतिक अधिकार, जो सही गलत की हमारी समझ से आते हैं। पुलिस में ये दोनों जुड़े हुए हैं। अधिकार प्रक्रिया से जुड़े हो सकते हैं, जैसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, या फिर परिणाम से, जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य का हक। लेकिन कानून बन जाने भर से तो सब ठीक नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। इसे ही अधिकारों का मिथक कहते हैं। जमीन पर बदलाव आने में वक्त लगता है, संघर्ष करना पड़ता है। जैसे अमेरिका में नस्ली भेदभाव खत्म करने वाले कानून ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन के बाद भी सालों तक बराबरी नहीं आई। हाँ, सुना है। अदालतें भी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं होती। जिनके पास संसाधन होते हैं, यानी हैव्स, वे अक्सर हैव नॉट्स पर भारी पड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून भी, भले ही उनका प्रवर्तन कमजोर हो, नैतिक दबाव और एक्टिविज्म को बढ़ावा देकर बदलाव लाते हैं। आखिर में शक्तियां, यानी फैसला कौन और कैसे लेगा, ये संरचना खुद नीति को कैसे प्रभावित करती है? ये सबसे बुनियादी सवाल है। इसे आप मेटा पॉलिसी कह सकते हैं। इसमें बदलाव का मतलब है सत्ता का दोबारा बंटवारा। जैसे वोट देने का अधिकार किसे हो, नागरिकता किसे मिले, नुमाइंदगी कैसी हो, क्या चुने हुए लोग दिखने में उन जैसे हों जिनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या सिर्फ उनके हितों के लिए काम करें। और शक्ति का बंटवारा, सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड? हाँ, शक्ति एक जगह केंद्रित हो या नीचे तक बंटी हो। विकेंद्रीकरण से स्थानीय समझ और लचीलापन आता है, पर बराबरी लाने या बड़े पैमाने पर संसाधनों को बांटने, जैसे मेडिकेयर और मेडिकेड में, उसके लिए केंद्रीकरण जरूरी हो सकता है। और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, वो एक बड़ा सवाल है। जवाबदेही कैसे तय हो, खासकर जब काम निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा हो, जैसे सैन्य ठेकेदार, या मदद दूसरे देशों को दी जा रही हो, जैसे विकास सहायता में। दाता किसे जवाबदेह है, प्राप्तकर्ता सरकार को या उन लोगों को जिनकी मदद की जानी है? ये बहुत उलझा हुआ है। तो कुल मिलाकर नीति बनाने के ये जाने पहचाने औजार, चाहे वो फैसले हों, प्रोत्साहन, नियम, तथ्य, अधिकार या शक्तियां हों, ये सब सीधे साधे उपकरण नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सब पॉलिस, यानी हमारे राजनीतिक और सामाजिक जीवन के जटिल अखाड़े हैं। बिल्कुल। यहाँ रणनीति, व्याख्या और सत्ता का खेल लगातार चलता रहता है। इन औजारों को कैसे समझा और इस्तेमाल किया जाता है, यही राजनीति का असली चेहरा है। इन्हें सिर्फ तकनीकी समाधान मानना अधूरी तस्वीर देखना है। हर औजार के पीछे मूल्य, हित और शक्ति का एक संतुलन छिपा होता है। तो संक्षेप में कहें तो ये सारे उपकरण असल में राजनीतिक मैदान के खिलाड़ी हैं, न कि सिर्फ औजार। उम्मीद है इस चर्चा से इन जटिलताओं को समझने में कुछ मदद मिली होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। क्या ये जानकारी उपयोगी लगी? कौन सी बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है? और हम अपनी व्याख्या को कैसे बेहतर बना सकते हैं? हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।